नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा नामक पाठ्यपुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 की। ठीक है ना। अपन ने छठी की कंप्लीट कर ली, 7वीं की कंप्लीट कर ली, 8वीं की कंप्लीट कर ली। हमारा राजस्थान फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पार्ट है वो अब ये कक्षा 9 की है और राजस्थान जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हर फैक्ट को समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं इस किताब को और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनका बार बार रिपीट करेंगे जिससे कि वो याद हो जाएं और जो भी ट्रिक विक जो भी जुगाड़ बैठेगा उस तरीके से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। और जितनी भी एग्ज़ाम लगती है और जिनमें राजस्थान जी के आता है उन सभी के लिए ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। ये मानगढ़ धाम है, ये विजय सिंह पथिक और ये लेफ्टिनेंट जनरल नाम नहीं आ रहा ध्यान। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। प्रोफेसर बी एम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। प्रोफेसर सोहनलाल मीणा, डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव। प्राक कथन। भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन विश्व इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। विराट जन सहभागिता के साथ संचालित इस मुक्ति संग्राम से न केवल भारत के लिए स्वराज हासिल किया बल्कि इसने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक रूपांतरण, न्यायोचित आर्थिक विकास तथा लोकतंत्र पर आधारित स्वराज की स्थापना की ऊर्जा भी संचरित की। अतः स्वतंत्र भारत को समझने के लिए स्वतंत्रता संग्राम का सम्यक अध्ययन आवश्यक है। 1857 की क्रांति में छावनियों के विद्रोही सैनिकों ने आम किसानों के सहयोग से ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी। यहाँ से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वह धारा फूटी जिसने कवियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अदम्य साहसिक कार्रवाइयों के लिए प्रेरित किया। किसानों और जनजातियों के साथ साथ राजवाड़ों की समूची प्रजा राजनीतिक आंदोलन कूद पड़ी। जनसंघर्ष की इस श्रृंखला की परिणति देश की आज़ादी में हुई। इसके साथ ही देशी रियासतों का एकीकरण भी राजस्थान राज्य के रूप में हुआ। राजस्थान में जनसंघर्ष की यह चेतना स्वतंत्रता के पश्चात आम जन की शौर्य परंपरा में प्रतिफलित हुई। सैन्य अभियानों और आतंक विरोधी कार्रवाइयों में राजस्थान के अनेक राजपूतों के बलिदानों ने भारत गणराज्य की स्वतंत्रता और अखंडता की सुरक्षा की। राजस्थान में यह संघर्ष चेतना और शौर्य परंपरा जनसाधारण की संस्कृति का अंग बन गए हैं, जिसका पारायण कर राजस्थान के विकास में अहम भूमिका निभाई जा सकती है। कक्षा के 9 के विद्यार्थी प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के शुरू, शैली, प्रयोजन, रणनीति आदि का अध्ययन कर सकेंगे। राजस्थान के संचालित मुक्ति संग्राम के विविध संदर्भ में यहाँ शेष ब्रिटिश भारत की तरह औपनिवेशिक अधीनता तो थी ही, साथ ही सामंतवाद भी विद्यमान था। राजस्थान में दोहरी गुलामी से संघर्ष के अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थी राजस्थान के रणबांकुरों के अदम्य साहस तथा वीरों की शौर्य परंपराओं का अध्ययन भी कर सकेंगे। आशा है प्रस्तुत पुस्तक विद्यार्थी जगत के लिए उपयोगी साबित होगी। संयोजक प्रोफेसर बी एम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। आज है अपना पाठ 1857 की क्रांति। दूसरा पाठ है राजस्थान के क्रांतिकारी। ठीक है ना। थर्ड पार्ट है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, सब इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल, ठीक है ना। राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। सत्तावन की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल, राजस्थान के एकीकरण,
राजस्थान की शौर्य परंपरा। संदर्भ ग्रंथ सूची। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति पढ़ने में वैसे भी इंटरेस्ट आता है। 1857 की क्रांति। अध्याय 1। कक्षा 9 की है। हमारा राजस्थान, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मुगल साम्राज्य के पतन पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान का अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता तो एक बार की तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। 1711 में मई में कहाँ से किया था? मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 ईस्वी बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्धि सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। कब की बात है? 1734। 1724 में राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। अप्रैल 1734 में बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। किसने? बुद्ध सिंह ने। बाद में तो राजस्थान मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना ही प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। किन किन में? बूंदी, जोधपुर और जयपुर। मराठों ने मालवा पर अधिकार कब किया था? 1735 में। 1734 बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेर सिंह को गद्दी से हटा दिया। अप्रैल 1734। नादिर शाह के आक्रमण के समय ही मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान माने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह, जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। कितने परगने? 28 परगने। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। ठीक है, अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 कब? जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में घोड़ा नामक स्थान पर एकत्रित हुए और 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। कब? 17 जुलाई 1734 को घोड़ा नामक स्थान पर
मेवाड़ में है ये होला, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी साथियों शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया। कहाँ होना? रामपुरा में। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने पर पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। कब निकला? अक्टूबर 1735 में यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराय सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। किसकी? 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही, निजाम को मुगल सम्राट की ओर से कौन लड़ा था? निजाम। कब की बात है? 1738 की। दुराय सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। दुराय सराय की अपमान संधि किसने करी थी? किसको करनी पड़ी थी? निजाम को, 1738 में, जिसके अनुसार मराठों को मालवों की सूबेदारी 50 लाख रुपये प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रतिष्ठित होकर सोजत, रायपुर, जेतारण, ये इम्पोर्टेंट है, 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराय सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। दुराय सराय की संधि कब हुई थी? 1738 में। किन किन के मध्य हुई थी? निजाम जो मुगल सम्राट की ओर से था और मराठों के मध्य। मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। ठीक है। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जेतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर सोजत, रायपुर और जेतारण परगनों से चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। कब? 1742 में। किन्ने? मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर। फिर बात आती है 1787 की। राजपूतों ने संगठित होकर कौन सा युद्ध किया? तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। अच्छा, तुंगा नामक स्थान पर 1787 में। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों के उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई और 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। अंबाजी इंगले। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी विमर्श के कारण अंबाजी इंगले पूर्णतः सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां भंडारी ने नाथद्वार पर अधिकार कर लिया। अच्छा, 1802 में अमीर खां भंडारी ने किस पर अधिकार कर लिया? नाथद्वार पर अधिकार कर लिया। अमीर खां भंडारी।
अमीर खां भंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कब किया था? 1802 में। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। ठीक है ना, भीम सिंह नहीं कर पाए। और 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़े सैनिकों की ऊंची धनराशि देकर, यानी भाड़ा पर सैनिक देकर अपनी ओर बुलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा। सर्वप्रथम किसकी बात आती है? जयपुर की। महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा, अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नीति चेंज कर लिया उन्होंने 1803 ईस्वी में। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड लेक ने 1803 में राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। ठीक है ना, अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने। कब? नवंबर 1803 में। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान कर दिया। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मैडकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। 1811 के बाद सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मैडकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि रेजिडेंट बना चार्ल्स मैडकॉफ दिल्ली का, और उसने गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मैडकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। अब आते हैं भाई, सेंटन के स्थान पर कौन आया था? चार्ल्स मैडकॉफ 1811 में। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च संस्था स्थापित करना चाहता था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। किंतु यह तभी संभव था जब होल्कर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाए। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होल्कर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होल्कर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों 5 नवंबर 1817 को होल्कर से नई संधि करके, कब करी थी संधि? 5 नवंबर 1817 को। सिंधिया, होल्कर, पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे और 5 नवंबर 1817 को होल्कर से नई संधि
करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकॉप का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, अजमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य से संधि की गई। 1823 में इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अचल रहा। 1947 तक, 1817 से 1823 सिरोही ने की थी लास्ट में। अब ये चैप्टर रह गया अपना। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक। कोटा में था राम सिंह। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक। कोटा में रियासत थी किसकी? राम सिंह की। जोधपुर में तख्त सिंह, भरतपुर में जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत स्वरूप सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय, सिरोही शिव सिंह, धौलपुर भगवंत सिंह, बीकानेर सरदार सिंह, करौली में मदनपाल की रियासत थी। टोंक रियासत किसकी थी? नवाब वजीरुद्दौला। और बूंदी में राम सिंह, अलवर में विनय सिंह, जैसलमेर रियासत रणजीत सिंह और झालावाड़ पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर उदय सिंह। इनमें से तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है यार। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें से 17 तो राजपूत और 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। 17 तो राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ ही कई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें भी थी तो कुछ विशिष्ट जो उस समय से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। ठीक है भाई, अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राजकार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये संधि की शर्त है। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। ठीक है भाई, क्वेश्चन आ सकता है। बताइए निम्न में से कौन सी शर्त उस समय नहीं थी या फिर थी? आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देगा। समस्त सैनिक साधन। अंग्रेजों को वार्षिक खराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों से अलग अलग थी। खराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खराज को आधार बनाया गया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के पश्चात राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। उपयुक्त संधि का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। सही है। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। ठीक है ना। कंपनी द्वारा खराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर, झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संभवतः राज्य को ही वहन करना पड़ता था।
भारी खराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है भाई। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि की थी। राजस्थान के शासकों ने संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नकद रुपये वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान कराते। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी। किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों के सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतनी प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। मतलब भाई डूंगरपुर में जो शासक था ना जसवंत सिंह, उसको गद्दी से हटा दिया और हटाया गद्दी से प्रतापगढ़ के शासक है ना, प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। इससे वहाँ की जनता ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। ठीक है ना। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। बताइए कहाँ पर कप्तान ब्लैक की हत्या की गई थी? जयपुर में। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहाँ अभ्यस्त राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अभ्यस्त होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कोटा रियासत में था मेजर बर्टन, कोटा से बर्टन। जोधपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट था मैक मैसन, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर में ईडन, उदयपुर रियासत सावर्स और सिरोही में जीडी हॉल। तो कोटा का तो याद है, जोधपुर का मैक मैसन, भरतपुर मॉरिसन, जयपुर ईडन, फिर उदयपुर सावर्स और सिरोही रियासत जीडी हॉल। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उसे उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। ये 1857 की पृष्ठभूमि है इतनी बड़ी। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग
अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेड़वाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण करके उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें से उन्हें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, ठीक है ना, तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि भागीदास, राघोदास, सांदू गांगजी, भागीदास, राघोदास और सांदू गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रा आदि के नाम उल्लेखनीय है। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति के आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थीं। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खेरवाड़ा, इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे 5000 रुपये। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजेजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करे। ये पृष्ठभूमि थी 1857 की क्रांति की। अब आ रही है भाई साहब नसीराबाद की क्रांति, ठीक है ना, इसको पढ़ लेते हैं। नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। इसके निम्न कारण रहे। पहली है, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्वान थे। अब क्वेश्चन आएगा कैसे? क्वेश्चन आएगा ऐसे, बताइए उस समय जब नसीराबाद में जो क्रांति भड़की थी उसमें किस किस बटालियन के सैनिक थे? तो निम्न किस बटालियन के नहीं थे? यहाँ पर थे 15वीं और 30वीं। 30वीं थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्वान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हुई। तो सबसे पहले विद्रोह कौन सी बटालियन में हुआ था? 15वीं में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया, ठीक है ना। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब यह बात प्रकट हुई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। 28 मई 1857 15वीं बटालियन ने सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक के अधिकारी मेजर स्पोर्टिसवुड
और कर्नल न्यू बारी की हत्या कर दी गई। बताइए कौन सी छावनी में स्टो स्टो स्पोटिसबुर्ड और कर्नल न्यू बारी की हत्या कर दी गई? नसीराबाद। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर बाबर मुसल्ला ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। विद्रोहियों अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी यानी कि क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया। अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण, जिससे अंग्रेज परास्त हुए। कब पहुंचे थे दिल्ली? 18 जून। जिससे अंग्रेज परास्त हुए। अब है नीमच की क्रांति। नीमच की क्रांति दिल्ली कब पहुंचे थे? 18 जून 1857 को। दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज परास्त हुए। ठीक है ना। 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद नहीं गिरी, नहीं बहाई। और स्पोटिसबुर्ड और कर्नल न्यू बारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। यह है नसीराबाद की क्रांति। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं थी, लेकिन 15वीं ने किया था। अजमेर शस्त्रागार की रक्षा के लिए कौन सी नेटिव इन्फेंट्री रक्षा कर रही थी? 15वीं या 30वीं? 15वीं। तो इसको बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नए वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।